दोस्तों, यह घटना ऐसी पाकिस्तानी एसपी मैडम की है जो भिखारिन का वेश धारण कर भारत में गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करने के इरादे से घुसी। लेकिन एक भारतीय जवान ने उसे इस तरह धर दबोचा कि महीनों तक वह पाकिस्तानी मैडम उस सिपाही के साथ सब कुछ करवाने पर मजबूर हुई और किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। फिर उसके बाद जो हुआ वह सुनकर हर एक भारतीय का छीना चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घटना को बताने से पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए ताकि देश के दुश्मनों को हमारी एकता का एहसास हो सके। तो आइए जानते हैं वह घटना जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। रात बेहद स्याह और रहस्य से भरी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक खूबसूरत, तेज तर्रार और बेहद चतुर महिला अधिकारी को भारत के अत्यंत संवेदनशील मिशन के लिए तैयार किया। उसका नाम था रीबिया, जो पाकिस्तान में एसपी के पद पर तैनात थी। उसे भारत के एक महत्वपूर्ण मिलिट्री जोन की जासूसी का काम सौंपा गया था, वही जगह जहां नई हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा था। रीबिया को वहां से अहम जानकारी इकट्ठी कर पाकिस्तान भेजनी थी। उसने पुराने फटे कपड़े धारण किए, बाल उलझा लिए, चेहरे पर धूल मल ली और एक छोटा सा भीख मांगने वाला झोला कंधे पर डाल लिया। वह एक बूढ़ी, असहाय, भूखी प्यासी भिखारिन जैसी लग रही थी। पाक भारत सीमा के पास मौजूद एक गुप्त रास्ते से उसने रातों रात भारत में प्रवेश किया और राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरते हुए उस शहर के बाहरी हिस्से में पहुंची जहां भारतीय सेना का गोपनीय ठिकाना था। 3 दिनों तक वह फौजियों के घरों के आसपास घूमती रही, गलियों में भीख मांगती, लोगों के सामने मायूसी और लाचारी का अभिनय करती। वह जानती थी कि भारतीय सेनाकर्मी दयालु होते हैं। कभी वह बच्चों के सामने आंसू बहाती, कभी बुजुर्गों को अपनी बीमार मां का गड़ा हुआ किस्सा सुनाती और रोटियां मांग लेती। धीरे धीरे कई परिवारों की उस पर नजर पड़ने लगी। सेना क्षेत्र के नजदीक एक पुराना, छोड़ा हुआ बंकर जैसा कमरा था। रीबिया ने वहीं आश्रय बना लिया। दिन भर वह बाहर घूमती और रात में वहीं लौट आती। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक पूर्व सैनिक के घर पहुंची। उस परिवार का मुखिया था ब्रजमोहन दहिया, जो स्वभाव से दयालु था। उन्होंने उसे भोजन दिया और कुछ पुराने कपड़े भी। अब वह रोज उस घर के आसपास दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वह कई फौजी परिवारों का विश्वास जीतने लगी। लेकिन उसके मन में असली योजना कुछ और ही थी। उसने अपने कपड़ों में एक बेहद छोटा, आधुनिक बटन कैमरा छिपा रखा था। उसी से वह सैनिकों की बातचीत, मीटिंगों के बाहर की फुसफुसाहट, हथियारों के बारे में कही जाने वाली बातें सब रिकॉर्ड करने लगी। रात के समय वह अपने बंकर में जाकर एक छिपे हुए सैटेलाइट डिवाइस से सारी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान भेज देती। सब कुछ गुपचुप, बिना किसी के शक के। लेकिन किस्मत ने उसके कदम रोकने का निश्चय कर लिया था। पास ही रहने वाला एक भारतीय जवान था रणवीर चौहान, जो बेहद सतर्क और ईमानदार सिपाही था। उसे लगातार यह बात अटपटी लग रही थी कि इतनी खूबसूरत और संभली हुई औरत इस तरह कंगाल भिखारिन बनकर क्यों घूम रही है। क्यों वह सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही जाती है? क्यों रात होते ही अचानक गायब हो जाती है? एक दिन रणवीर ने उसे सवाल किया, तुम दिखने में तो बड़ी साफ सुथरी और अच्छी लगती हो, इस हालत में कैसे आ गई? यह सुनकर रीबिया रोने लगी और झूठी कहानियां गढ़कर अपनी मां की बीमारी, पति की मौत आदि का नाटक रचने लगी। रणवीर उस समय तो चुप रहा, लेकिन उसका शक और भी गहरा हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह इस औरत पर लगातार नजर रखेगा। वह दिन भर चुपके से देखता कि रीबिया किन किन घरों में जाती है, किससे क्या बातें करती हैं। उसे यह देखकर और ज्यादा अजीब लगा कि यह औरत सिर्फ सेना के घरों में ही घूमती है। आम नागरिकों से उसे कोई लेना देना नहीं। एक शाम उसने पाया कि वह अंधेरा होते ही कहीं ओझल हो जाती है और सुबह फिर उसी हालत में वापस लौट आती है। उसका रात का ठिकाना आखिर कहाँ है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए एक रात रणवीर चुपचाप उसका पीछा करने लगा। दूर दूर रहकर वह उसकी चाल पर नजर रखता रहा। रीबिया उसी पुराने सुनसान बंकर की ओर बढ़ी। वहां कोई आता जाता नहीं था। रणवीर एक झाड़ी की ओट में छिपकर खिड़की की दरारों से झांकने लगा और फिर जो दृश्य उसने देखा
उसकी सांस थम गई। अंदर रीबिया साफ सुथरे कपड़ों में थी। चेहरे से सारा मिट्टी गंध हट चुका था। बाल ठीक से सजे हुए थे। उसकी गोद में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और वह कई तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स किसी को भेज रही थी। उसके सामने फैले नक्शों पर भारत के सैन्य केंद्रों के नाम और चिन्ह बने थे। कुछ ही क्षण बाद वह धीमी आवाज में उर्दू में बात करने लगी। रणवीर ने गौर किया। वह सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तान के अधिकारी कमर अब्बासी से संपर्क कर रही थी। रणवीर चौहान स्तब्ध रह गया। गुस्से और बेचैनी से उसका चेहरा तमतमाने लगा। तो यह असली दुश्मन है, लेकिन उसकी भीतर की समझदारी ने फौरन उसे कोई जल्दबाजी करने से रोक दिया। अगर वह अभी उसे पकड़ लेता तो यह कभी नहीं जान पाता कि इसकी जड़ें कहां कहां तक फैली हैं। रणवीर बिना किसी शोर शराबे के वापस आ गया, पर उसकी नींद गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही उसने मौका देखकर उस भिखारीन सी दिखने वाली पाकिस्तानी मैडम को एकांत जगह पर ले जाकर पूछा, अब झूठ छोड़, सीधा बता, तू है कौन और पाकिस्तान क्या भेज रही थी? नहीं बताया तो यहीं खत्म कर दूंगा। रीबिया बुरी तरह फंस गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा अब राज खुल चुका है, या तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा या हमेशा के लिए खत्म। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, इसे रात का ऑफर देकर मेरे जाल में फंसा दूं। यह आदमी मुझे चाहता है। कई बार इसकी आंखों में मैंने वह चाहत देखी है। यह सोचकर रीबिया अचानक रोने लगी और धीमे से बोली, मैं सब बताऊंगी, मगर पहले वादा करो, ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो वह ले सकते हो। मैं मना नहीं करूंगी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मैं पाकिस्तानी अफसर हूं, मिशन पर भेजी गई थी, पर अब पकड़ी जा चुकी हूं। रणवीर चौंक गया। तो क्या अभी तुम्हें गिरफ्तार कर दूं? रीबिया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रणवीर, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, यहां तक कि तुम्हारे साथ रिश्ता भी निभा लूंगी। बस मुझे मत फंसाना। एक मौका दो। रणवीर ठिठक गया। वह वर्दी में भले था, पर दिल तो इंसानी ही था। इतनी खूबसूरत औरत उसके सामने पूरी तरह समर्पण सी खड़ी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बस इतना कहा, आज शाम को मेरे कमरे में आ जाना, फिर तय करूंगा क्या करना है। शाम को रीबिया साफ सुथरे कपड़े पहनकर, बाल संवार कर रणवीर के क्वार्टर पहुंच गई। उस रात दोनों साथ रहे। ये रिश्ता तन का था, मन का या छल का, ये साफ नहीं था। अगले ही दिन से रीबिया ने पाकिस्तान को डेटा भेजना बंद कर दिया, क्योंकि रणवीर ने धीरे धीरे उसके सारे कैमरे और डिवाइस चुपचाप निकाल दिए। रणवीर की खूबसूरत मैडम पर भावनाएं थी, मगर देश सबसे पहले था। रणवीर चौहान अब एक अजीब उलझन में जी रहा था। एक और रीबिया की मोहकता थी जो उसे भीतर तक खींच चुकी थी, और दूसरी तरफ संशय, क्या यह सब नाटक तो नहीं? उधर रीबिया अब पहले जैसी खामोश नहीं रहती थी। वह रणवीर से खुलकर बातें करती, बच्चों की, अपने अतीत की झूठी सच्ची कहानियां, और रात को उसके पास ही सो जाती, मानो रणवीर की पत्नी हो। रणवीर अक्सर सोचता, क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या यह सब नाटक है? शाम को दोनों छत पर बैठकर बातें करते, खाना साथ में खाते और फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते। इधर पाकिस्तान में हलचल बढ़ने लगी। रीबिया की चुप्पी और डेटा का रुक जाना आईएसआई को चुभने लगा। आनन फानन में पाकिस्तानी अधिकारी कमर अब्बासी ने आदेश दिया, रीबिया को भूल जाओ, समय आ गया है खून बहाने का। और एक विशेष ऑपरेशन गुलिस्तान बाई शुरू किया गया। पंजाब सीमा से 6 प्रशिक्षित आतंकी भारत में घुस आए गए। निशाना था पूर्व सैनिकों की गुप्त बैठक, जहां ब्रजमोहन दहिया सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होने वाले थे। उधर रणवीर को शक हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। सीमा पर बढ़ी गतिविधि की खबर उसे उसके सैन्य संपर्कों से मिली। उसने रात को रीबिया से पूछा, कुछ छुपा रही हो? पाकिस्तान अब क्या करने वाला है? रीबिया खामोश रही। उसकी आंखों में भय था, पर वह बोली नहीं। रणवीर ने उसकी गहरी तलाशी ली तो कपड़े के अंदर से एक गुप्त डिवाइस मिला, एक छोटा सक्रिय कैमरा। रणवीर ने उसमें से सारी रिकॉर्डिंग निकालकर सुरक्षित अपने पास रख ली। उस रात दोनों में तीखी बहस हुई। रणवीर गरजा, सच बता, क्या अब भी पाकिस्तान से जुड़ी हो? क्यों नहीं बताया कि हमला होने वाला है? रीबिया फूट फूट कर रो पड़ी, मुझे नहीं पता था कि हमला होगा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।
रणवीर, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती हूं। रणवीर का दिल पिघला, लेकिन उसकी आंखें अब एक सैनिक की तरह सख्त थीं। फिर हमला हुआ। सूबेदार ब्रजमोहन दहिया के घर पर गुप्त बैठक थी और आतंकियों ने धावा बोल दिया। भारतीय सेना और पंजाब पुलिस पहले से सजग थी। गोलियों की गड़गड़ाहट, धमाके, अफरा तफरी। रणवीर और उसकी टीम ने मोर्चा संभाला। एक एक कर सभी आतंकी ढेर कर दिए गए। एक आतंकी के सामान से दस्तावेज मिले, जिनमें रीबिया के हस्ताक्षर और कोडवर्ड्स थे। अब सब साफ था, उसका अतीत बेनकाब। 2 दिन बाद रणवीर ने रीबिया को बाहर बुलाया और कहा, तुम पाकिस्तान जा सकती हो। तुमने कुछ दिन हमारे साथ बिताए, इसलिए तुम पर केस नहीं चलाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे खिलाफ सबूत हमेशा हमारे पास रहेंगे। रीबिया ने माफी मांगकर कहा, मैंने गलत किया, बहुत गलत, लेकिन तुमसे मोहब्बत मैंने सच में की है। रणवीर चौहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों की नमी साफ दिख रही थी। यह प्रेम नहीं था, यह सिर्फ एक माया जाल था। और मैं अब किसी भ्रम में नहीं जीता, उसने खुद से कहा। कुछ ही दिनों बाद एक गुप्त राजनयिक चैनल के माध्यम से रीबिया को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान लौटकर रीबिया फिर से आईएसआई के संपर्क में आ गई। लेकिन जब उसने फोन पर रणवीर को डराने की कोशिश की, तो रणवीर ने बस एक वाक्य कहा, हम ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत में भी अपना वतन नहीं भूलते, और जब दुश्मन प्यार को हथियार बनाए तो जवाब देना हमें आता है। 6 महीने गुजर चुके थे। रणवीर चौहान अब ऑपरेशन नेत्र नामक एक बेहद संवेदनशील मिशन पर था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर एक घातक आतंकी नेटवर्क को तोड़ने से जुड़ा था। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसी मिशन की परछाइयों में एक और चेहरा छिपा है, रीबिया। आईएसआई ने रीबिया को दोबारा सक्रिय कर दिया था, लेकिन इस बार उसके पास अलग ही आदेश था, रणवीर चौहान को खत्म करना। कराची में एक गुप्त मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी कमर अब्बासी ने उससे कहा, जो तेरे दिल में कहीं बचे हुए जज्बात हैं, उन्हें मिटा दे, उसे खत्म कर दे और हमेशा के लिए इस खेल से आजाद हो जा। रीबिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर अब न भाव थे न गुस्सा, बस ठंडी खामोशी का धुंधला पर्दा। उधर रणवीर पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका था। एक नया भेष, एक नई पहचान और केवल 2 साथी, जिनमें से एक पूर्व सैनिक ब्रजमोहन दहिया था। मिशन था कराची के बाहरी इलाके में एक गुप्त फैक्ट्री को नष्ट करना, जहां विस्फोटक तैयार कर भारत भेजे जा रहे थे। जैसे ही रणवीर फैक्ट्री की निगरानी कर रहा था, उसे दूर एक चेहरा दिखा, एक परिचित चाल, एक काला बुर्का, रीबिया। एक पल को उसके दिल में हल्की सी हलचल उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण वह पूर्ण सैनिक बन गया। उसने ब्रजमोहन दहिया से कहा, अब यह मिशन नहीं रहा, यह निजी भी हो चुका है। तभी रणवीर ने हमला शुरू कर दिया। धमाकों की गर्जना से पूरा इलाका हिल गया। आतंकी इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर में रणवीर और उसकी टीम को घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। इसी बीच एक महिला अचानक उसके सामने आई और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वह रीबिया थी। रणवीर अवाक रह गया। उसने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? रीबिया की आंखें नम हो उठी, क्योंकि मेरी आत्मा अब इस खामोशी को और नहीं सह सकती। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को मुक्त करने आई हूं। रणवीर ने संदेह से पूछा, यह भी कोई छल तो नहीं? रीबिया ने धीरे से हथियार जमीन पर फेंक दिया और बोली, मुझे तुम्हारे देश से क्षमा चाहिए। मैं हर सच उजागर कर दूंगी, बस मुझे एक अवसर चाहिए। भारत की एजेंसियों ने रीबिया को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसके बयान इतने विस्फोटक निकले कि भारत सरकार को तुरंत संयुक्त राष्ट्र तक दस्तावेज भेजने पड़े। रीबिया ने आईएसआई के ऑपरेशन गुलिस्तान 22, आतंकी फंडिंग, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग, लगभग हर गुप्त फाइल खोल दी। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। रणवीर मीडिया से दूर रहा और सिर्फ इतना कहा, एक गद्दार ने आखिरकार इंसानियत का रास्ता चुना। हम नफरत नहीं, सच्चाई से जीतते हैं। रीबिया को भारतीय जेल में रखा गया। वह रोज गीता पढ़ती, मौन साधती और अपने पापों का प्रायश्चित करती रही। एक दिन रणवीर उससे मिलने आया। रीबिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खोकर मैंने खुद को पा लिया और अब मेरी इच्छा है कि मेरी आखिरी सांस इसी मिट्टी में निकले। रणवीर शांत स्वर में बोला,
देश से द्रोह की माफी नहीं मिलती, पर आत्मा को शांति जरूर मिल सकती है। 4 वर्ष बीत गए। ऑपरेशन नेत्र अब इतिहास की किताबों में दर्ज था। रीबिया, जिसने कभी अपने वतन के लिए जासूसी की थी, अब 4 साल की सजा काटने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवीय आधार पर रिहा की जा रही थी। जेल के बाहर कोई नहीं था, बस एक व्यक्ति, रणवीर चौहान था। जेल से बाहर निकलते ही रीबिया चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। रणवीर ने धीरे से कहा, चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सरहद के उस पार पूरा सफर मौन में बीता। वह खामोशी जो हर शब्द से कहीं भारी थी। पठानकोट से अटारी तक का लंबा रास्ता, हर मील जैसे दोनों की दूरी और समीपता को एक साथ बुन रहा था। रीबिया ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। रणवीर ने नजरें सड़क पर टिकाए रखी। कुछ क्षण बाद बोला, मैंने तुम्हें दंड दिया था, अब शायद मुक्ति देना मेरा कर्तव्य है। रीबिया की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वाघा बॉर्डर, आखिरी लम्हा, दोनों सीमा पर खड़े थे। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स, दूसरी ओर भारतीय जवान, बीच में कंटीली तार, मानो दिलों की दूरी का प्रतीक। रीबिया ने पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, लेकिन मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं, हर बंधन से। रीबिया ने सिर झुका लिया। एक आंसू उसकी आंख से टपका और वह सीमा पार चली गई। न किसी पहचान की जरूरत, न किसी नाम की, बस स्वतंत्रता। 6 महीने बाद रणवीर को एक खत मिला पाकिस्तान से। प्रिय रणवीर, तुम्हारे देश ने मुझे दंड दिया, लेकिन तुमने मुझे आत्मा दी। अब मैं पेशावर में एक छोटा सा स्कूल चला रही हूं, जहां लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हैं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। मैं तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी की गुलाम भी नहीं। रीबिया। रणवीर ने चिट्ठी को धीरे से चूमा और अपनी किताब के अंतिम अध्याय में रख दिया। उस किताब का शीर्षक अब बदल चुका था। सरहद का छल, एक प्रेम, एक वतन और एक स्त्री की तलाश। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को नीचा दिखाना या किसी धर्म, मजहब, देश, समाज या समूह को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारी मंशा न तो किसी की भावनाओं को आहत करने की है और न ही किसी तरह की नफरत को हवा देने की। असल में यह कहानी एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाती है कि नफरत, छल और बदले के बीच भी इंसानियत का रास्ता जिंदा रहता है। यह कहानी बताती है कि सरहदें देशों को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानी दिलों को नहीं। यह कहानी उस सच्चाई को उजागर करती है कि अगर कोई भटक भी जाए, गिर भी जाए, गलती भी कर दे, तो भी उसके भीतर का इंसान काश एक दिन जाग सके। दोस्तों, आज के दौर में जहां दुनिया हर ओर टकराव, दुश्मनी और अविश्वास से घिरी हुई लगती है, यह कहानी एक छोटी सी कोशिश है नफरत की आग को बुझाने की और इंसानियत की लौ को जिंदा रखने की। कभी कभी एक जासूस, एक सैनिक, एक सरहद, एक युद्ध, इन सब के पीछे भी एक दिल की धड़कन होती है। और दिल का रंग ना तो हिंदुस्तानी होता है ना पाकिस्तानी, वह सिर्फ इंसान होता है। इस कहानी में रीबिया और रणवीर की राहें भले ही 2 देशों से निकलकर 2 दिशाओं में बिछी हों, लेकिन उनका अंत हमें यही सिखाता है कि नफरत का जवाब नफरत नहीं, समझ, करुणा और सच दे सकते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि एक छोटा सा पछतावा भी इंसान को बदल सकता है। एक सच्चा कदम किसी भी अंधेरे को चीर सकता है और किसी का हाथ पकड़कर उसे अच्छाई की ओर ले जाना ही असली जीत है, वर्दी की भी और इंसानियत की भी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ, अगर इसने एक पल को भी नफरत की दीवारों में दरार डाल दी, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। धन्यवाद।